एन बाई पी बेटा कुछ नहीं, बस वही बात है, जो भी न्यूक्लियाइड्स हमारे पास है सबके लिए एन बाई पी रेशियो का ग्राफ ड्रॉ किया गया। तो देखा गया कि लाइटर न्यूक्लियस के लिए तो एन बाई पी का रेशियो 1 है, मतलब जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन जैसे जैसे हेवियर न्यूक्लियस की ओर बढ़ रहे हैं, स्टेबल न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ मैं, हेवियर स्टेबल न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, तो ये रेशियो जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ता जा रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, मतलब एन बाई पी की रेशियो 1 से बड़ी आ रही है। अब आप थोड़ा सा ये मुझे सोच के बताओ आयुष। हाँ आयुष, क्या पूछ रहे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, हाँ अब देखो आ गए तुम इस क्वेश्चन पे। अब जरा खुद सोचो इस बात को, क्यों बेटा स्टेबल न्यूक्लियस के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से? सोचिए जरा, न्यूट्रॉन क्यों ज्यादा है भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन से, खुद सोचिए। हाँ ठीक है, तो देखिए भाई, अगर ये बताओ, आपको पता है कि कुलम्बिक फोर्स जो होता है वो तो बेटा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा, है ना? बताओ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा? नहीं। या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा कुलम्बिक फोर्स? नहीं। ठीक है, तो बताओ। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे बताओ, बेटा न्यूक्लियर फोर्स को तो कुछ मतलब नहीं है चार्ज से। न्यूक्लियर फोर्स इज व्हाट, चार्ज इंडिपेंडेंट। तो खुद खुद बता, अगर मान ले कि हमारा एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे बेटा एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन यहाँ पे है। ठीक है, मान ले प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है कंपेयर टू न्यूट्रॉन। प्रोटॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन बेटा कम है। ठीक है, प्रोटॉन ले में ज्यादा कर दिया, न्यूट्रॉन कम कर दिया। ठीक है, अब बता बेटा अब क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन कम है प्रोटॉन ज्यादा है, तो बेटा सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। उनको रिपल्शन, जैसे इस प्रोटॉन की बात की जाए, सारे प्रोटॉन्स मिलकर रिपेल कर रहे होंगे। बताओ नेट फोर्स इधर आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेट। ठीक है, अब बताओ, ये प्रोटॉन पे ये जो है सब मिलके ये भी लगा रहे होंगे, कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ओके, जो इसको बेटा बांध के लगेगा रखेगा, न्यूक्लियर फोर्स। ओके, अब ये बताओ कि अगर प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा होगा तो बेटा ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बढ़ेगा, है ना? एफएन भी बढ़ेगा। लेकिन ये बताओ, साइज भी बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो साइज बढ़ने से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ओके, तो न्यूक्लियर फोर्स उस रेट से नहीं बढ़ेगा अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ा रहे हो, जिस रेट से आपका एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़ रहा होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, कि ये न्यूक्लियस ब्रेक कर जाएगा। लेकिन बेटा बताओ, अगर न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाए, अगर न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाए प्रोटॉन से, तो क्या क्या फायदा है कि नुकसान है? मान लो न्यूट्रॉन में ज्यादा ले लेता हूँ प्रोटॉन से, तो बताओ उस केस में क्या हो जाएगा? आपको पता है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो भी बेटा अट्रैक्टिव। और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच आपको पता है कि न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा, वो भी अट्रैक्टिव। तो बताओ न्यूक्लियस का स्टेबल होने का चांस ज्यादा है कि नहीं? है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा और न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो इसलिए बेटा न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अब बात आपको समझ में आई होगी कि हेवियर न्यूक्लियस में, ठीक है, हेवियर न्यूक्लियस में, हेवियर न्यूक्लियस में आपको पता है कि यहाँ पे ये नहीं दिखाओगे, हेवियर न्यूक्लियस में क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? बताइए भाई, क्यों ज्यादा होता है? अब ये बात क्लियर हो गई, आयुष बता, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके, चलिए, समझे बात को? तो इसलिए बेटा ये सारा कंक्लूजन निकला कहां से बेटा, न्यूक्लियर फोर्स से। ओके, तो याद रखिए। बताओ इस यूनिवर्स में कितने तरीके के फोर्स है बेटा? इस यूनिवर्स में जो भी फोर्सेज है उसको कितने कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं, 4 कैटेगरी में। ओके, एक होता है आपका कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक अभी आपने देखा न्यूक्लियर फोर्स, और एक होता है बेटा वीक फोर्स। ओके, तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो न्यूक्लियर फोर्स बेटा ये है। चलिए इसको रब कर रहा हूं मैं। अब देखिए, एनर्जी मास,
एनर्जी मास इक्विवेलेंस, एनर्जी मास इक्विवेलेंस सबको पता है भाई, बहुत ही फेमस है ये। एनर्जी मास इक्विवेलेंस वही बात है बेटा कि E इज इक्वल टू व्हाट, mc स्क्वायर। मतलब दैट इज व्हाट, मास इज व्हाट, मास इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ व्हाट, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास क्या है बेटा, कंडेंस्ड फॉर्म है किसका, एनर्जी का। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। किस क्लास में जाके ये सुना था भाई, ये बता दो जरा। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, क्लास 1 में कौन सुन लिया भाई, कौन है सबीर। क्लास 2 में भी, नर्सरी में, ओ माय गॉड। सही है, फेंक लो जितना फेंकना है। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर बेटा आपने सुना होगा, काफी फेमस है, 6th 7th क्लास में आपने सुन लिया होगा। ओके, लेकिन वहां पे बस ये सुना होगा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, नेट जियो पे। ओके चलो ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग जो है मास को एनर्जी के टर्म में लिखते हैं। मास को किसके टर्म में लिखते हैं, एनर्जी के टर्म में। ओके, ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो आप बताइए, सो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना E बाई सी स्क्वायर, मास को। ठीक है, तो m इज इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स में ध्यान रखिएगा, मास को हम लोग किसके टर्म में लिखते हैं बेटा, मास को हम लोग लिखते हैं एनर्जी के टर्म में। मतलब इसका यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी स्क्वायर। ओके, मास को केजी में नहीं यूज करते हैं, किलोग्राम ये सब का यूज जो है क्लासिकल फिजिक्स में किया जाता है। ओके, यहाँ पे हम लोग किसके टर्म में यूज करते हैं मास को, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो 1 AMU जो होता है, 1 AMU वो बेटा कितना होता है केजी, बताइए। 1 AMU कितना होता है, सबको पता होगा। 1 AMU आपको एनर्जी के टर्म में पता है कितना होता है, एनर्जी के टर्म में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसके टर्म में याद रखिए, इसको याद रखोगे, 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ये लिखने का तरीका है बेटा, एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके लिए सी स्क्वायर। ठीक है, याद रखना इस चीज को, 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी स्क्वायर। चलिए जी, अब आते हैं बेटा बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। ये देखिए, तो बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों ने एटॉमिक फिजिक्स में भी देखा था, अब यहाँ पे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी की बात होगी। बेटा कंसेप्ट वही है, बताइए व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम।
क्या है भाई? आपको पता है कि 13.6, ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर मैं दे दूं हाइड्रोजन को, तो बेटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेपरेट हो जाएंगे इंफिनिटी पे। या फिर इसी को उल्टा सोचो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मैं लाऊं पास, और उस केस में अगर हाइड्रोजन एटम फॉर्म हो रहा है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? बोलिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब आते हैं बेटा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस पे। बिल्कुल वही कंसेप्ट है। किसी न्यूक्लियस को बनाने में, किसी न्यूक्लियस को बनाने में कितना एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज योर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। या फिर दूसरा, किसी न्यूक्लियस को अगर मैं ब्रेक कर दूं इनटू इट्स सेपरेट न्यूक्लियॉन्स, तो ये सब बंधे हुए हैं बेटा किस फोर्स के थ्रू? न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू। न्यूक्लियर फोर्स ही बांध के रखा है न्यूक्लियस को। तो अगर इसको मुझे सबको अलग करना है, तो उस केस में मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और जितना एनर्जी मुझे सप्लाई करना पड़ेगा, दैट एनर्जी इज नोन एज व्हाट? बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो लिखिएगा बाइंडिंग एनर्जी का। तो दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, टू ब्रेक द न्यूक्लियस, nucleus into independent nucleus, independent nucleons। और इन अदर वर्ड क्या बोल सकते हैं? और इन अदर वर्ड, in other word we can write the energy released, the energy released when nucleons, when free nucleons, when free nucleons combined to form a nucleus। ठीक है, तो लिख लोगे इसको। ओके, चलिए भाई। तो बता भाई, जैसे एक मान ले कि ये न्यूक्लियस है, जिस जो एलिमेंट है वो है आपका एक्स एजेड। ठीक है। अब बताओ बेटा, इसको अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी दे दूं, तो ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है। किसमें? ये ब्रेक कर जाएगा प्रोटॉन्स में। कितने प्रोटॉन्स हैं? जेड प्रोटॉन्स प्लस कितने न्यूट्रॉन्स होंगे इसके अंदर? न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? ए माइनस जेड न्यूट्रॉन। ठीक है, जेड प्रोटॉन्स और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स में ब्रेक कर जाएगा।
ओके। चलिए भाई, इसको रब कर रहा हूँ। इसी का बेटा जस्ट रिवर्स, कि मान लो कि आपके पास प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये आपके पास जेड प्रोटॉन्स हैं और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये अगर कंबाइंड होके एक न्यूक्लियस बना ले, एक न्यूक्लियस बना ले एक्स वाला, ए जेड, तो न्यूक्लियस बनने से बेटा एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। समझे बात को? तो ये है कहानी। तो न्यूक्लियस बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और न्यूक्लियस टूटेगा तो एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए। और जो एनर्जी होगी उसी को हम लोग कौन सा एनर्जी बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। अब बताओ बेटा, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे? तो देखो, अभी तक आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में देखा था बेटा, मास कंजर्व रहता था। मास क्या रहता था? कंजर्व। ओके, मतलब 2 kg और 4 kg मिल गए तो 6 kg, ठीक है। आपने केमिकल रिएक्शंस में भी देखा था बेटा, बताइए केमिकल रिएक्शंस में मास कंजर्व रहता है कि नहीं? केमिकल रिएक्शंस में आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, पीओएसी, मोल कंजर्व स्टोइचियोमेट्री, याद कीजिए। ओके, तो वहां पे आपने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस में बेटा मास कंजर्व रहता है, बट न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा नहीं है। ओके, न्यूक्लियर रिएक्शंस में बेटा मास कंजर्व नहीं रहता। ओके, तो यहाँ पे जेड प्रोटॉन्स का जितना मास होगा और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स का जितना मास होगा, ओके, इन दोनों के मास को जोड़ दिया जाए तो जो फॉर्म हो रहा है एक्स, उसका मास जो है वो बेटा इन दोनों के मास से कम होता है। ओके, मतलब जेड प्रोटॉन का मास और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स का मास को अगर जोड़ोगे और एक्स का मास देखोगे तो इसमें देखोगे डिफरेंस आ रहा है। ओके, कहाँ गया वो मास? कहाँ गया बेटा? वही एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास कंजर्व नहीं रहता है, ये सबसे पहला कंफ्यूजन होता है। याद रखिएगा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में बेटा मास कंजर्व नहीं होता है। ओके, मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी के फॉर्म में। ओके, तो बताइए यहाँ पे क्या बोलिएगा? बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा? तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा बताइए? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ये है बेटा प्रोडक्ट का, ये रिएक्टेंट का एनर्जी, एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये किसका एनर्जी हुआ? रिएक्टेंट का। इसी में माइनस कर दो इसके एनर्जी को, ठीक है, मास ऑफ एक्स इंटू सी स्क्वायर। ओके, इसके मास को हमें क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट। मतलब बाइंडिंग एनर्जी आपका सिंपली क्या हो गया? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एक्स इंटू सी स्क्वायर।
ओके भाई, क्लियर है पॉइंट। इसी को बेटा हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके भी, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन को आप लिख दो मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको भी आप लिख दो ए माइनस जेड माइनस एम एक्स इंटू, सॉरी यहाँ पे न्यूट्रॉन, इंटू आपका सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो भी यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स में बेटा आएगा एनर्जी, ये सब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के सेंस में आएगा। और ये सब जो भी मास आपको दिया रहेगा वो आपको उसी के टर्म में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, मतलब एएमयू के टर्म में लिखा रहेगा। तो आपको पता है 1 एएमयू इज इक्वल टू कितना होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी स्क्वायर। तो वहां से आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये कर दीजिएगा। चलिए, तो एक बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन बेटा हम लोग करते हैं। लिखोगे क्वेश्चन एक। हाँ भाई, आप लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी of helium nucleus, find the binding energy of helium nucleus from the given data, from the given data। मास ऑफ हाइड्रोजन है 1.007825 U। मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.008665। ठीक है, और मास ऑफ हीलियम एटम है, मास ऑफ हीलियम एटम है आपका 4.00260 U। ठीक है, चलिए बताइए तो, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। बोलिए भाई, कितना आ रहा है?
तो क्या करोगे बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। बाइंडिंग एनर्जी कितना लिख दीजिएगा, दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स, दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स मिलकर ना बन रहे हैं, है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी, तो 2 × mH प्लस 2 × Mn माइनस मास ऑफ हीलियम इंटू 931.5, पुट कर दो वैल्यू, तो क्या आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, ये आपका आ गया 2 × mH, mH है आपका 1.00725, ठीक है, प्लस 2 × Mn 1.0086665 माइनस मास ऑफ हीलियम 4.00260 इंटू 931.5। तो बेटा इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देख भाई मेगा में बात हो रही है, 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है हर्षवर्धन, 28.8 आ रहा है तुम्हारा, नहीं बेटा देखो ना 28.3 के आसपास आएगा। इतना वेरिएशन नहीं होगा अंश। चलिए अब यहाँ पे बताइए, ये आपका आ गया बाइंडिंग एनर्जी। अब आ जाओ तुम्हारे CRQ का बेटा एक क्वेश्चन है, देखिए जरा CRQ का क्वेश्चन नंबर आ जाओ 3, CRQ का क्वेश्चन नंबर 3। देख थर्ड में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी, calculate the average energy required to extract a nucleon from the nucleus of alpha particle in mega electron volt. It is given that mass of alpha particle, proton and neutron are दिया हुआ है 4.0, अल्फा पार्टिकल का दे दिया 4.00150, MP आपका 1.0078728, और ये तो बताइए भाई कैसे करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। तो बताओ भाई कितना एनर्जी बेटा रिलीज होगा अगर मैं ये हीलियम का न्यूक्लियस जो है, मतलब अल्फा पार्टिकल जो है, इसको बेटा अगर मैं ब्रेक कर दूं प्रोटॉन्स में, आपको पता है दो प्रोटॉन्स मिलेंगे और दो न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है, तो इसमें अगर मैं ब्रेक कर दूं तो बताइए कितना मुझे एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, वही ना बाइंडिंग एनर्जी होता है। बताइए क्या लिखिएगा बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 × MP प्लस 2 × Mn माइनस M ऑफ अल्फा, इसी को 931.5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। बोलिए इतना एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं। तो ये बेटा आप अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा 28.4 के आसपास, ठीक है, तो 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चारों को अलग करने में। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट अ न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन को हटाना बेटा। तो बताओ चारों को अलग करने में इतना लगा तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ न्यूक्लियन,
रिमूव अ न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन को रिमूव करने में कितना एनर्जी चाहिए बताइए। बाइंडिंग एनर्जी का बेटा 1/4 कर दो, कितना आ जाएगा बताइए, 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बेटा ये वीडियो ऑन करो, ऑफ करके बैठे हो वीडियो। बेटा ये ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो बताओ बेटा, कोई न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये बात किससे पता चलेगी? बाइंडिंग एनर्जी से पता चलेगी। अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है? बोलो यस और नो। नीतेश बोला यस। नहीं बेटा, बाइंडिंग एनर्जी से नहीं पता चलेगा। ओके, क्योंकि बताओ, तुम खुद सोचो, हेवी न्यूक्लियस के लिए तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा ही होगी। हेवी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी तो ज्यादा ही होगी। बोलो होगा कि नहीं? क्योंकि हेवी न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, तो हेवी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी से नहीं पता चलता है स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ये पता चलता है बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। किससे पता चलता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स से। अगर वो ज्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे कि न्यूक्लियस स्टेबल है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या होता है भाई? नाम ही से पता चल रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस को स्मॉल बी से अगर मैं डिनोट करूं, स्मॉल बी, तो दिस इज इक्वल टू कैपिटल बी डिवाइडेड बाय ए। ओके, मतलब बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ओके, ये चीज है। छोटा छोटा बेटा डिफिनीशन सब है, पॉइंट सब है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसी सब पे क्वेश्चन सब पूछा जाता है। ओके, जैसे आपसे बाइंडिंग एनर्जी निकालने पे क्वेश्चन पूछ सकता है, पर न्यूक्लियॉन्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कैसे निकालेंगे भाई? तो बाइंडिंग एनर्जी निकाल लिए, उसको बेटा 1/a से डिवाइड कर दोगे, ए से डिवाइड कर देना है। तो बताइए क्या हो जाएगा? स्मॉल बी जो है वो किसी न्यूक्लियस के लिए क्या हो जाएगा? 1/a इंटू ZMP प्लस a माइनस ZMN माइनस m ऑफ x इंटू 931.5। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन। इसी को बेटा हाइड्रोजन के सेंस में अगर लिखेंगे, क्वेश्चन में आपको मास ऑफ प्रोटॉन भी दे सकता है, मास ऑफ हाइड्रोजन भी दे सकता है। तो Z इंटू एम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस A माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस mx। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा, तो इसको नोट डाउन कर लो।
हो गया? चलिए मैं रब कर दूं। प्रोटॉन से भी स्मॉल पार्टिकल होता है। तो कोई पूछ रहा है कि सर प्रोटॉन से भी स्मॉल पार्टिकल होता है, बताओ वे होता है क्या प्रोटॉन से स्मॉल? अनादि ने बोला, बिल्कुल सही अनादि, होता है। तो प्रोटॉन भी बेटा बना हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बना हुआ है क्वार्क्स से। किससे बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे? क्वार्क्स। ओके, तो क्वार्क्स से बना हुआ है। और इसका चार्ज जो होता है वो +-E/3 हो सकता है या +-2E/3। +-E/3 या फिर +-2E/3। लेकिन बेटा क्वार्क्स जो होता है वो स्टेबल नहीं होती है। क्वार्क्स इज नॉट स्टेबल, अनस्टेबल है। ओके, मतलब आइसोलेट नहीं कर सकते हो क्वार्क्स को। तो यहाँ पे उससे भी स्मॉलेस्ट है क्वार्क्स, जिसका चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी कम है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये चीज को ध्यान रखिए कि क्वार्क्स तो है, तो क्या ये बताओ कि यहाँ पे जो है हम लोग जो लेते हैं क्वांटाइजेशन में Q=NE क्यों लेते हैं? NE/3 क्यों नहीं लेते हैं? बोलो, कूलम्स लॉ में तुम्हें ध्यान आ रहा होगा। NE/3 क्यों नहीं लेते हैं भाई? इसका रीजन बताइए क्या होगा? अरे बोलो बोलो। स्टेबल नहीं है क्वार्क, बिल्कुल वही बात। बेटा वही बात है ना कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के सेंस में, अब उसके अंदर क्या है उससे हमें नहीं मतलब है, वो किससे बना हुआ है, क्योंकि वो जिससे बना हुआ है उसको तो हम लोग ट्रांसफर ही नहीं कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए बेटा यहाँ पे जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलके बने हैं? क्वार्क से। ठीक है, तो बेटा जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का ग्राफ ड्रॉ किया गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का वर्सेस मास नंबर, तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से है, डॉट के थ्रू दिखाएंगे। हाइड्रोजन के लिए यहाँ, हीलियम के लिए यहाँ, फिर लिथियम के लिए कम हो गया, मतलब ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है। फिर बेटा ये ऐसे करके डॉट डॉट दिखा रहा हूँ इस तरीके से ये। ठीक है, इस तरीके से, तो डॉट के थ्रू दिखा रहा हूँ, ये सब सारा डॉट है जो अलग अलग न्यूक्लियस को बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से है। और इसको अगर मैं ड्रॉ कर दूं स्ट्रेट लाइन से तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ आया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस का। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे जो है हीलियम का बेटा ज्यादा क्यों आ रहा है भाई लिथियम से? हीलियम का ज्यादा है कंपेयर टू लिथियम। यहाँ पे बेटा बाइंडिंग एनर्जी बाय ए है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, बी नहीं है ये, दिस इज बी बाय ए। देखना लिखा हुआ है बी बाय ए। हाँ बिल्कुल। तो हीलियम का बेटा क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसलिए हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू लिथियम। तो ये सारे एक्सपेरिमेंटली देखा गया। यहाँ पर बेटा 50 से 80 के बीच वाला जो है वो स्टेबल है। ठीक है,
और सबसे हाईएस्ट आया अराउंड 8.7 के आसपास, और ये आया आपका आयरन के लिए Fe। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए इसको। तो ये आपका स्टेबल जोन है। ओके, अब बता भाई, सब चाहेगा ना कि स्टेबल बने ऑल द न्यूक्लियोइड्स, जो भी हमारे पास है नेचर में, जो भी न्यूक्लियोइड्स हैं स्टेबल अनस्टेबल, तो जो भी बेटा अनस्टेबल है वो चाहेगा स्टेबल जोन में आए। तो बता इधर वाला कैसे आ सकता है, इस साइड वाला स्टेबल जोन में क्या करके? हाँ बेटा, ग्राफ आ सकता है, पूछता है ग्राफ एग्जाम में भी, जेई मेंस में भी, एडवांस में, सब में पूछता है ग्राफ पे। बता बेटा, अब यहाँ पे बताइए कैसे करोगे, यहाँ पे फ्यूजन करके या फ्यूजन करके? बताओ भाई, इससे बेटा आना है इधर, इसका ज्यादा मास नंबर है, ज्यादा से कम पे जाना है, तो इधर वाला क्या करेगा बेटा, इस साइड वाला जो है वो बेटा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फ्यूजन करेगा। ओके, क्या करेगा, फ्यूजन। ठीक है, मतलब इधर वाला जो होगा वो एक्स जो है वो फ्यूजन करेगा, तभी ये स्टेबल जोन में जाएगा। ओके, और इधर वाला जो होगा वो क्या करेगा भाई, स्टेबल जोन में जाने के लिए बढ़ाना है बेटा, मास नंबर को बढ़ाना है, तो इधर वाला क्या करेगा, फ्यूजन। ठीक है, तो इधर वाला जो है वो फ्यूजन करेगा। तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है भाई, फ्यूजन का मतलब होता है एक स्टेबल न्यूक्लियस वो ब्रेक हो जाता है इनटू लाइटर न्यूक्लियस में। ओके, और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, वाई की अगर बात की जाए तो वो क्या करेगा बेटा, वो वाई प्लस जेड वो कंबाइंड हो जाएंगे किस में, एक्स में। ये आपका हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन, और ये हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, चलिए मैं रब कर दूं, हो गया सबका? ठीक है। अब एक टर्म है बेटा मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट क्या होता है? तो कितना मास बेटा क्या हो गया, जब भी कोई न्यूक्लियस फॉर्म हुआ तो कितना मास में डिक्रीमेंट हुआ। ओके, दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट। तो सिंपल सी बात, मास डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि जेड प्रोटॉन्स, जेड प्रोटॉन्स प्लस ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स,
ये बेटा कंबाइंड करके बनाए हैं आपका एक्स, एक्स बना है, ठीक है। तो जेड प्रोटॉन्स और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स वो मिलके बेटा एक एक्स बना है कोई कंपाउंड। तो इन दोनों का मास जो होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट, वो कितना होगा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या बोलिएगा, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मास डिफेक्ट जो होगा, मास डिफेक्ट डेल्टा एम, दैट इज इक्वल टू एम आर माइनस एम पी। तो कितना आ जाएगा भाई डेल्टा एम, दिस इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एक्स इंटू, बस यही, ठीक है। इसको भी बेटा इस तरह लिख सकते हो, 931.5 MeV बाय सी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जो भी न्यूक्लियर फिजिक्स में बातें होगी वो बेटा मास को भी हम लोग एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे, तो मास डिफेक्ट को भी इसके टर्म में याद रखिएगा। क्या हो बेटा, बस वही बात बोले ना कि आपको पता है जब भी कोई न्यूक्लियस बनता है तो प्रोडक्ट का मास जो होता है वो रिएक्टेंट के मास से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन जब कंबाइंड होगा तो मास कंजर्व नहीं रहेगा, ओके, मास कंजर्व नहीं रहेगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये दोनों मिलकर अगर एक्स बना लिए तो एक्स का मास जो है वो कम होगा इन दोनों के मास से। तो जो भी डिक्रीमेंट हुआ, जो भी मास में बेटा डिक्रीमेंट हुआ, दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट, ओके। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। मतलब सिंपल सी बात, डेल्टा एम इज इक्वल टू व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं भाई, डेल्टा एम इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। चलिए हो गया सबका, रब कर दो इसे। चलिए बेटा सीआरक्यू के क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। सीआरक्यू के क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए क्या दिया हुआ है। कंसीडर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन W is equal to X plus Y. Using given graph, answer the following questions. ठीक है, what is Q value of reaction? दूसरा, if MW is mass of W, mx is mass of X and my is mass of Y. Compare the ratio of mass to mass number. तो क्या होगा बेटा बताइए, Q वैल्यू। तो किसी भी रिएक्शन के लिए Q वैल्यू का मतलब क्या होता है, Q वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन, इसका मतलब है Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन। तो बेटा कोई भी अगर x प्लस वाई मिलकर अगर z बन रहा है तो Q वैल्यू का सिंपल सा मतलब हुआ mx प्लस my माइनस mz इंटू सी स्क्वायर। तो इसमें x प्लस वाई बना इतना और Q एनर्जी रिलीज हो,
क्यू एनर्जी रिलीज हुआ तो क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी, खुद सोचो। एक्स प्लस वाई मिलकर जेड बन रहा है और साथ में एनर्जी भी रिलीज हो रही है। ये बेटा कौन सा रिएक्शन है, दिस इज नॉट केमिकल रिएक्शन, दिस इज न्यूक्लियर रिएक्शन में लिख रहा हूँ कि एक न्यूक्लियस एक्स है दूसरा वाई है, ये दोनों न्यूक्लियस बन के अगर जेड बन रहा है तो क्यू एनर्जी निकलेगा, तो क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इतना बन जाएगा, ये पॉइंट ध्यान रखिए। अब बताइए इस क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन, बोलिए। ये ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है, वही बाइंडिंग एनर्जी का एक ग्राफ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। यहाँ पे बेटा आपका एक्स है, यहाँ पे आपका ठीक है, तो देखिए ये W है, ये आपका Y है, ये आपका X, ठीक है। बिल्कुल सही एनिमेज, बिल्कुल सही बोले हो। हाँ भाई वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या, हेलो। क्वेश्चन नंबर बेटा 4, थोड़ा सा सीआरक्यू पे ध्यान दो, सीआरक्यू है ना सामने में, तो नजर थोड़ा दिखाओ ना कौन सा क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो पूछ रहे हो कौन सा क्वेश्चन, अजीब हाल है। तो बताओ यहाँ पे क्या है, दिस इज योर आपका N1, दिस इज योर N2, दिस इज योर N, ठीक है। तो W बन रहा है आपको, W इज इक्वल टू व्हाट, वो आपको बन रहा है एक्स प्लस वाई, तो बताओ वैसे Q वैल्यू क्या हो जाएगा, Q वैल्यू इज इक्वल, तो बताओ भाई Q वैल्यू क्या हो जाएगा, W, ये बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, ठीक है। तो बताओ भाई इसका, इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस है N1, इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस है N1, तो बताइए Q इज इक्वल टू क्या लिखोगे, N1 इंटू MW माइनस N2 इंटू My माइनस N2 इंटू Mx, ठीक है, इंटू C स्क्वायर, ये हो जाएगा। Mx के साथ M3 होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा। समझे ना पॉइंट को, तो इस तरह से ग्राफ में बेटा आपको यहाँ पे तो N1 N2 N3 दे दिया है, हो सकता है क्वेश्चन में डाटा दे दे कि यहाँ के कोरेस्पॉन्डिंग नंबर, जैसे यहाँ पे 60 दे दे, यहाँ पे 40 दे दे, ठीक है, यहाँ पे 50 दे दे, 60 50 और 40 दे दे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है डाटा पुट कर दोगे। और बताओ इसका बी पार्ट जो पूछ रहा है, कंपेयर द रेशियो ऑफ मास टू मास नंबर, मास और मास नंबर का रेशियो बेटा कितना आएगा, मास और मास नंबर, बताइए मास और मास नंबर का रेशियो क्या होगा बेटा, मास किसी की, जैसे एक्स का मास तो है तो मैं क्या लिखूंगा, mx इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बताइए, कितने नंबर से, मतलब कि एक्स जेड एम टी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ठीक है। और बताओ सो मास बाय मास नंबर का रेशियो क्या होगा, mx बाय टी, क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू जेड एम टी प्लस ए माइनस जेड एम एन डिवाइडेड बाय, ऐसे तीनों के लिए कर दोगे। सर टाइम हो गया क्लास का।
हाँ बेटा, इसको ई के टर्म में भी लिख सकते हो, वही बात है, 931.5 लिख दो, है ना। एक्स वाई जेड इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कोई एलिमेंट है भाई, डब्ल्यू है, वो एक्स प्लस वाई में बन रहा है, कुछ भी हो सकता है एक्स वाई। अब क्वेश्चन में एक्स वाई के टर्म में दिया तो उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करते हैं। चलिए।